मेरा जो आदिवासी समाज है, जिस आदिवासी समाज को हम लोगों ने विकास के सपने दिखाए, उनके अधिकार दिलवाने के सपने दिखाए, पूरी तरीके से दरकिनार करके आज केवल शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और अपने खुद की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें केवल राजनीति ही दिख रही है। हम लोगों ने भारत आदिवासी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बाप पार्टी में बगावत के स्वर। प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने पार्टी की नीतियों पर उठाए सवाल। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से भारत आदिवासी पार्टी के फाउंडर मेंबर कहे जाने वाले मणिलाल गरासिया ने पार्टी के सांसद राजकुमार रोत एवं आदिवासी समाज के आदिवासी परिवार संगठन के वक्ता मास्टर भंवरलाल परमार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि आदिवासी परिवार की आड़ में पार्टी को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है। आम सहमति मात्र खाना पूर्ति बनकर रह गई है। सिलेक्शन प्रणाली मात्र औपचारिकता रह गई है। सिलेक्शन प्रणाली के अंतर्गत होने वाले मतदान पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मतदान भी अकेले मास्टर भंवरलाल परमार बंद कमरे में गिनते हैं, जिससे एक संवैधानिक प्रणाली का हनन है। पार्टी के उदय से लगाकर आगामी समय में पार्टी के भविष्य तक को लेकर प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी के अंदरूनी कलह को लेकर उन्होंने मीडिया के कैमरे के सामने खुलकर भड़ास निकालते हुए सांसद राजकुमार रोत एवं मास्टर भंवरलाल परमार पर कई आरोप लगाए, जिससे आदिवासी परिवार के दो भाग होने जैसी बात बताई गई। आदिवासी समाज के हिंदू और गैर हिंदू मुद्दे पर भी प्रोफेसर गरासिया ने खुलकर रखी अपनी बात। ज्यादा जानकारी के लिए देखें न्यूज जनशक्ति की ये स्पेशल कवरेज। सर, भारत आदिवासी पार्टी के साथ आपका करीबियत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उसको लेकर क्या कारण रहे? ऐसा है कि मैं भारत आदिवासी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं और भारत आदिवासी पार्टी के रजिस्ट्रेशन, भारत आदिवासी पार्टी के संपूर्ण गठन का कार्य मैंने स्वयं अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिल करके किया है। और भारत आदिवासी पार्टी के गठन में जितना भी पैसा लगा है वो सारा मैंने खुद ने फाइनेंस किया। एक तरह से मैं ही फाउंडर और मैं ही इसका निर्माता हूँ। भारत आदिवासी पार्टी बनने के बाद में पार्टी लोकप्रिय हुई और जैसे ही पार्टी लोकप्रिय हुई और हमारे 3 विधायक जीते ही कुछ साथी हमारे भारत आदिवासी पार्टी में ऐसे निकले जिन्होंने सारी पार्टी को हाईजैक करके और पार्टी के जो फाउंडर मेंबर हैं और आदिवासियों का सामाजिक संगठन जिसने भारत आदिवासी पार्टी बनाई, आदिवासी परिवार, उस आदिवासी परिवार को शुरू करने वाले जितने भी कार्यकर्ता हैं 2015 से लेकर के 2022 तक, उन सारे ही कार्यकर्ताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासी परिवार के पूरे सिस्टम को हाईजैक किया और हाईजैक करके उनके कठपुतली, उनके इशारों पर चलने वाले, उनकी सौदेबाजियों में और उनकी गलत नीतियों में सहयोग करने वाले लोगों को ही पार्टी में इन्होंने जोड़ लिया। और इस वजह से हमने ये उचित समझा कि हम पार्टी से बाहर हो जाए, पार्टी से दूर हो जाए। सर क्या कारण सर क्या कारण रहा कि जैसे जो भारत आदिवासी पार्टी और आदिवासी परिवार के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं इनको ये बीएपी दरकिनार करे? क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा है कि जब तक आदिवासी समाज का सामाजिक संगठन आदिवासी परिवार था तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी उपेक्षा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कर रही थी और आदिवासी क्षेत्र के जो शिक्षित, बेरोजगार जो युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और राज्य सेवाओं में जो बिलों का पृथक आरक्षण के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हमने आदिवासी परिवार बनाया और आदिवासी परिवार बना करके हम लोगों ने जो है वो राजनीति की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही भारत आदिवासी पार्टी बनी और कुछ विधायक जीते, इसके बाद में इनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो बढ़ती गई और बढ़ती महत्वाकांक्षाओं में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के जो वास्तविक विकास के मुद्दे हैं वो मुद्दे पीछे छूटते गए और इस वजह से हम कई सारे जो सच्चे मन से आदिवासी
समाज के विकास के लिए काम कर रहे थे वो निराश हुए, और निराश होकर के हम लोगों ने जो है वो पार्टी को छोड़ दिया। आपका अगला पड़ाव क्या रहेगा? अगर भारत आदिवासी पार्टी इस तरह से ही आपको अगर साइडलाइन करती रहेगी या आपको नज़रअंदाज करती रहेगी तो आप क्या करेंगे? ऐसा है, इसमें भारत आदिवासी पार्टी मुझे नज़रअंदाज करती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे बाहर करती है, साइड करती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा जो आदिवासी समाज है, जिस आदिवासी समाज को हम लोगों ने विकास के सपने दिखाए, उनके अधिकार दिलवाने के सपने दिखाए, अगर भारत आदिवासी पार्टी भीलों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन संवैधानिक अधिकारों को लेकर के गंभीरतापूर्वक कार्य नहीं करती है तो मैं ही नहीं, संपूर्ण भील समुदाय के शिक्षित युवा बेरोजगार जो हैं उनका मोह भंग होगा और वो भारत आदिवासी पार्टी के खिलाफ खड़े होंगे। और अभी भारत आदिवासी पार्टी की आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, विशेष करके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का मुद्दा और राज्य सेवाओं में आदिवासी क्षेत्र के भीलों का 6.5% जो अलग आरक्षण चाहिए, उस बात को लेकर के आरक्षण मंच काम कर रहा है। और आरक्षण मंच को पुनः इसलिए हमको खड़ा करने की जरूरत पड़ी है क्योंकि हम सबने मिल करके आदिवासी समाज को एक सपना दिखाया था कि हम आपको 6.5% पृथक आरक्षण दिलवाएंगे और आदिवासी शिक्षित बेरोजगारों को हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलवाएंगे। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के माननीय सांसद राजकुमार जी रौत और भारत आदिवासी पार्टी में बैक से पीछे से जो इसको खड़ा करने में अहम भूमिका निभाने वाले मास्टर भवरलाल परमार है, दोनों मिल करके आदिवासी समाज के दोनों ही मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से दरकिनार करके आज केवल शुद्ध राजनीति कर रहे हैं और अपने खुद की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए समाज का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें केवल राजनीति ही दिख रही है। हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी कोई पूरे देश के आदिवासियों के लिए नहीं बनाई थी। हमने भारत आदिवासी पार्टी बनाई थी इस आदिवासी क्षेत्र, हमारा जो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो आदिवासी है, उन आदिवासियों के लिए हमने इनके विकास के लिए अलग स्टेट बनाने का एक सपना लोगों को दिखाया था ताकि इनका विकास जो है वो हो सके। विशेष करके हमारे राजस्थान का जो भील समुदाय है उसके हिस्से का जो 12% जो आरक्षण है, उस 12% आरक्षण में से लगभग 4% मीणा जाति जो है वही सारे भीलों के आरक्षण का लाभ ले रही है। इस वजह से हमारे यहाँ की भील समुदाय के लोगों को ऐसा लगा कि हमें आदिवासी क्षेत्र के जो भील है उनको 6.5% पृथक आरक्षण अगर मिलता है तो हमारे यहाँ के भीलों की भी राजस्थान सरकार का जो तंत्र है, शासन है, उसमें पूर्ण तरीके से इनकी भागीदारी होगी और इनका विकास होगा। लेकिन माननीय सांसद महोदय हमारे जो राजकुमार जी हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर वे केवल भीलों की बात करेंगे तो मीणा उनसे नाराज हो जाएंगे क्योंकि मीणाओं की 8 सीट है। तो भारत आदिवासी पार्टी मीणाओं की 8 सीट हासिल करके अपनी राजनीति करने के लिए भीलों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है, जबकि भारत आदिवासी की पार्टी की शुरुआत ही भीलों से हुई। हमने कभी भी मीणा क्षेत्र में हम जाएंगे ये लोगों को नहीं कहा था। हमने कभी भी हम भील प्रदेश जो बनाने की बात लोगों के सामने हमने की, उसकी टेरिटरी से बाहर निकलेंगे ये बात भी हमने कभी नहीं की थी। लेकिन आज सारे देश में भारत आदिवासी पार्टी को ये लेकर के जा रहे हैं। समाज की पार्टियों कहते हैं, लेकिन कभी भी समाज की बैठक लेकर के समाज की जाजम से ऐसा कोई प्रस्ताव इन्होंने पारित नहीं करवाया कि हमें अभी पूरे देश के आदिवासियों में इस पार्टी को लेकर के जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। ये किसी प्रकार की कोई सलाह नहीं ली, कोई आम राय नहीं बनाई। केवल राजकुमार रौत और भवरलाल परमार दोनों अकेले निर्णय लेते हैं और पता नहीं उनका क्या स्वार्थ है कि आज पूरे देश में पार्टी को ले जा रहे हैं और इधर आदिवासी जो हमारा भील समुदाय है मध्य भारत का, उस भील समुदाय के जो असली जो विकास के मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। और हमारे इस भील समुदाय का युवा शिक्षित बेरोजगार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, लूटा हुआ सा महसूस कर रहा है। आज आदिवासी युवाओं के हाथ जो है वो खाली हैं। हजारों की संख्या में प्रतिदिन नौकरियों की विज्ञप्तियां निकल रही है,
लेकिन 6.5% जो पृथक आरक्षण होना चाहिए वो नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं है। इस वजह से हमारे इस आदिवासी क्षेत्र और इस भील टेरिटरी के जो युवा हैं वो अपने आप को खाली हाथ महसूस कर रहे हैं और इस वजह से युवाओं में जो है वो निराशा भारत आदिवासी के पार्टी के प्रति उत्पन्न हो रही है और इसका खामियाजा भारत आदिवासी पार्टी को जल्दी ही भोगना पड़ेगा। और युवा पुनः ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम पूर्ववत राष्ट्रीय पार्टियों के साथ वापस जुड़ जाए। फाउंडर मेंबरों में आपके अलावा कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आदिवासी पार्टी को बनाने में अहम भूमिका निभाई लेकिन वर्तमान में उनकी नाराजगी है? ऐसा है कि फाउंडर मेंबर में एक तो मैं खुद हूँ, प्रोफेसर मणिलाल गरासिया, मेरे साथ में कांति भाई रोत आदिवासी हैं, एक हमारे भाई जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जगदीश भाई पांडोर थे, इसके बाद में भंवरलाल जी परमार हैं, इसके बाद में गुजरात से राजू भाई वलवई हैं और मध्य प्रदेश से भी काफ़ी सारे हमारे साथ में साथी जुड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ से हमारे मांगीलाल जी नीनामा हैं, वो जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग हम फाउंडर हैं, लेकिन इनमें अधिकांश जो साथी हैं वो आज भंवरलाल जी परमार और राजकुमार जी की जो उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने की नीतियां हैं उससे नाराज हैं और सभी धीरे धीरे अभी अलग हो रहे हैं और उदास है सर। क्या सर आपको लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के विधायक के कारण क्षेत्र का विकास, जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं वो अगर सत्ता में होते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के विधायक जाते हैं तो उस क्षेत्र का विकास भी प्रभावित होता है? क्या आप ऐसा मानते हैं? विकास निश्चित रूप से प्रभावित होता है क्योंकि हम यहाँ राजस्थान का ही लें तो राजस्थान में सरकार या तो कांग्रेस की बनेगी या फिर बीजेपी की बनेगी। हमने जो भारत आदिवासी पार्टी बनाई, जिस पार्टी को आज राजकुमार जी और भंवर जी हाईजैक करके चला रहे हैं, उस पार्टी की सरकार राजस्थान में कभी भी किसी भी कीमत पर बनेगी नहीं और जब सरकार नहीं बनेगी तो लोगों का विकास भी नहीं होगा। ये लोग केवल पार्टी का उपयोग कुछ पार्टियों को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। 2018 में हमारे 2 विधायक थे और दोनों ही विधायकों के बलबूते पर 5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार चली। अगर ये दोनों विधायक समर्थन वापस ले लेते तो कांग्रेस की सरकार गिर सकती थी। ये दोनों विधायक उस समय चाहते तो 6.5% पृथक आरक्षण भीलों को दिलवा सकते थे, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण भी दिलवा सकते थे, लेकिन इन दोनों विधायकों के लिए उनका खुद का निजी स्वार्थ जो है वो सर्वोपरि था और इन्होंने आदिवासियों के भीलों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी अनदेखी की और खुद के विकास की, खुद की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण करने की सोची और इस वजह से हमारे भील समुदाय को कुछ भी नहीं मिला। और अभी वर्तमान में भी भारत आदिवासी पार्टी को ये चाहिए कि वो या तो कांग्रेस या इंडिया अलायंस है उसके साथ मिल करके रहे या फिर जो एनडीए बीजेपी का जो अलायंस है उसके साथ मिल करके रहे, क्योंकि इनकी कभी न कभी सरकारें बनेगी, सरकारों के साथ में रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे तो क्षेत्र के विकास का बजट भी स्वीकृत होगा। और सरकारों के साथ नहीं रहते हैं और केवल बाहर से ही समर्थन देना या ब्लैकमेलिंग जारी रखते हैं, जिनका खुद का विकास तो निश्चित रूप से होगा लेकिन आदिवासी क्षेत्र के भीलों का विकास जो है वो पूर्ण तरीके से रुक जाए। क्या सर भारत आदिवासी के पार्टी के जो भी नेता हैं वो कमल कांग्रेस को मंच से निशाना बनाते हैं? ऐसे में क्या दोनों राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्र के विकास को लेकर फिर सहयोग करेगी? ऐसा है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही। इन्होंने 5 वर्ष तक कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस की सरकार चलाई। इसके बाद में लोकसभा में जो भी वर्तमान में हमारे सांसद है राजकुमार जी, उन्होंने कांग्रेस से समर्थन की भीख मांगी। उन्होंने एक्स पे लिखा, उन्होंने फेसबुक पे लिखा और सार्वजनिक तौर पे कांग्रेस से भीख मांगी एक तरह से कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम बीजेपी को धूल चटा देंगे। और कांग्रेस ने इनके ऊपर दया करके भाजपा को रोकने के लिए, आरएसएस की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया और कांग्रेस के समर्थन से ही राजकुमार जी सांसद बने। भारत आदिवासी पार्टी जीती और जीतने के तीसरे दिन भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखबारों में देते हैं कि कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं है और भविष्य में हम कांग्रेस से किसी प्रकार का कोई भी अलायंस नहीं करेंगे। ये सीधे तौर पर धोखेबाजी है, इनके ऊपर भरोसा करेगा कौन?
न तो इनके ऊपर कांग्रेस भरोसा करेगी और न ही इनके ऊपर बीजेपी भरोसा करेगी। और जब कोई राष्ट्रीय पार्टी इनके ऊपर भरोसा करेगी नहीं तो इनको बजट कौन देगा और विकास कैसे होगा? तो विकास तो निश्चित रूप से अवरुद्ध होना ही होना है। सर, भारत आदिवासी पार्टी की जो सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली जिसके द्वारा ये टिकट देते हैं उसका भी काफी विरोध हो रहा है सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जब तक मैं भारत आदिवासी पार्टी में था और आदिवासी परिवार का संचालन मैं कर रहा था तब तक सब कुछ समाज के हाथ में था। लेकिन जैसे ही सांसद राजकुमार जी रौत और मास्टर भंवरलाल परमार ने आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया और उनके कठपुतली लोगों को हर जगह संगठन में स्थापित किया, इसके बाद में सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली नाम मात्र की रह गई है। हर चुनाव में भंवरलाल परमार और राजकुमार रौत सामाजिक सिलेक्शन में वोट देने वालों की पात्रता अलग अलग तय करते हैं, अलग अलग वोट देने की प्रणालियां तय करते हैं। इसके बाद में हमारे समाज के लोग जो हैं वो ईमानदारी से अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोटिंग करते हैं। लेकिन वहां पर भी मास्टर भंवरलाल परमार और राजकुमार रौत जो है वो चीटिंग करते हैं लोगों के साथ और वोटों की गिनती भंवरलाल परमार अकेले करते हैं। जबकि प्रजातंत्र की जब से स्थापना हुई तब से वोटिंग के समय भी मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है, वोटों की गिनती होती है, पोलिंग एजेंट की नियुक्ति की जाती है, उम्मीदवार स्वयं भी उपस्थित रहते हैं। लेकिन सामाजिक सिलेक्शन के वोटों की गिनती होती है उस समय न तो उम्मीदवार को साथ में खड़ा रहने दिया जाता है, न ही उम्मीदवार के किसी प्रतिनिधि को साथ में खड़ा रहने दिया जाता है। तो एक तरह से भंवरलाल परमार और राजकुमार रौत दोनों मिल करके हाईकमान बन करके भारत आदिवासी पार्टी को चला रहे हैं और सामाजिक सिलेक्शन जैसी कोई भी चीज जो है वो अब भारत आदिवासी पार्टी में नहीं रह गई है। क्या ऐसा करने से आगामी समय में भारत आदिवासी पार्टी के साथ युवाओं का मनोबल टूटेगा? निश्चित रूप से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। अभी तो युवा इसलिए थोड़ा बहुत साथ दे रहा है क्योंकि सारे युवाओं को और समाज के जो बुद्धिजीवी उनको ऐसा लगता है कि सबने बड़ी मुश्किलों से आदिवासी समाज को संगठित किया है और आदिवासी समाज नहीं टूटे, नहीं बिखरे तो अच्छा, ये सोच करके अधिकांश लोग अभी भी इनकी गलत नीतियां होते हुए भी, जानते हुए भी इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन कई सारे बुद्धिजीवी इनको समझाने भी लगे हुए हैं कि आप ईमानदारी से काम कीजिए तो ये समाज जो है वो जुड़ा हुआ रहेगा और अगर आपकी ऐसी ही प्रवृत्ति रही तो समाज जो है वो एक दिन बिखर जाएगा। लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये निरंकुशता से, निर्दयतापूर्वक सामाजिक सिलेक्शन के नाम से अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं। इस वजह से युवाओं का, बुद्धिजीवियों का, शिक्षकों का, सभी का मोह भंग हो रहा है और धीरे धीरे लोग जो है वो इनसे अलग होते जा रहे हैं। क्या सर ये चीज़ मानते हैं आप कि आदिवासी समाज को हिंदू और गैर हिंदू के मुद्दे पर बांटने पर आदिवासी समाज आज की तारीख में दो धड़ल्लों में बट गया? ऐसा है कि ये धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर समाजों को बांटना एक बहुत बड़े जहर का काम कर रहा है। इस आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए आदिवासी को ये बताया जा रहा है कि हम धर्महीन हैं। लेकिन वास्तव में आदिवासी धर्महीन नहीं है। आदिवासी इस देश में पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने आध्यात्मिक शक्तियों का अनुभव किया और जो इस देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में जो सनातन नाम से जिस धर्म को जाना जाता है उस धर्म की शक्तियों का पहला एहसास करने वाला, आभास करने वाला और लोगों के भीतर प्रचारित करने वाला अगर कोई समुदाय है तो आदिवासी समुदाय है। आदिवासी आज भी राम को मानते हैं, आदिवासी कृष्ण को मानते हैं। आदिवासी क्षेत्र के घने दूर जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में, गुफाओं में भगवान शिव के मंदिर मिलते हैं। जिन गुफाओं में, जिन पहाड़ों में, जिन दूरस्थ स्थानों में न कोई ब्राह्मण पहुंच सकता है, न कोई बनिया पहुंच सकता है, न कोई गैर आदिवासी पहुंच सकता है, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में शिव जी के मंदिर बने हुए हैं। वो शिव जी के मंदिर निश्चित रूप से आदिवासी धार्मिक प्रवृत्ति के, सनातन धर्म को मानने वाले जो पुराने लोग हैं उन्होंने उन मंदिरों का निर्माण किया था और आदिवासी अपने आप को शिव का पुत्र, शिव का भक्त मानते हैं और आदिवासी समुदाय जो है वो धर्मगुरु समुदाय है। और ये कुछ लोग जो हैं वो आदिवासी को धर्महीन बना करके, आदिवासी को सांप्रदायिक बना करके और आदिवासी के अंदर जातिवाद का जहर भर करके और इस क्षेत्र को अशांत करना चाहते हैं।
लेकिन आदिवासी समुदाय धीरे धीरे इस बात को समझ रहा है और सनातन की तरफ वापस लौट रहा है, और निश्चित ही आने वाले समय में जो है वो आदिवासी युवा इस बात को समझेंगे। सर, राम को काल्पनिक बताना, लेकिन सबरी माता ने भगवान राम की पूजा की और साक्षात रूप में राम के दर्शन पाए, उसको लेकर आप क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? जब राम को काल्पनिक बताया जाता है तो फिर सबरी ने साक्षात दर्शन राम के कैसे किए? ऐसा है कि कुछ मूर्ख और नासमझ लोगों के राम को काल्पनिक कहने से राम काल्पनिक नहीं हो जाए। राम भारत देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय में बसी हुई एक ईश्वरीय शक्ति का नाम है। आदिवासी क्षेत्र में जितने भी भील समुदाय के हमारे लोग हैं वो सदियों से एक दूसरे को मिलते हैं तो राम राम बोलते हैं। ये राम के भक्त होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। राम राम जब भी एक भील दूसरे भील से मिलता है तो निश्चित रूप से बोलता है। इसका अर्थ ये होता है दोनों व्यक्ति अनजान हैं फिर भी राम राम बोल रहे हैं, तो एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैं भी राम को मानता हूँ, सामने वाला भी बताता है राम राम बोल करके कि मैं भी राम को मानता हूँ। दोनों राम के होने को प्रमाणित करते हैं। और आदिवासी भील समुदाय में जब भी किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो उस मृत पुरुष की पत्नी है वो अपने पति को हे राम हे राम हे रामड़ा कह करके पुकार पुकार करके रोती है। हमारे दादा परदादा जब उनकी मृत्यु हुई तो हमारी दादियाँ परदादियाँ भी अपने दिवंगत पतियों को रामड़ा रामड़ा कह करके पुकारती थी और रोती थी। इसका मतलब आप समझ लो कि भीलों में राम का कितना अधिक महत्व था। आज भी होली, दिवाली, इसके बाद में रक्षाबंधन, जो भी हिंदुओं के त्यौहार हैं उन सारे हिंदुओं के त्योहारों को आदिवासी समुदाय, भील समुदाय जो है वो बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी सनातन संस्कृति का जन्मदाता है और सनातन संस्कृति को आज मानता है। पिछले कुछ समय से डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि जब धर्म की हानि होती है, धर्म का तिरस्कार होता है, धर्म का पतन होता है तो नैतिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। पिछले 10 वर्षों में आदिवासी क्षेत्र में जितनी भी चोरी, लूट, पत्थरबाजी की घटनाएं हुई है वो सारी घटनाएं जब से आदिवासी को धर्महीन बताया जा रहा है, और धर्महीन बता करके धर्मशास्त्र, हमारे मंदिर, हमारे पूजा स्थल, हमारे आश्रम, हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उन धार्मिक संस्थाओं के ऊपर से ये लोग विश्वास उठा रहे हैं। और जैसे जैसे धर्म के ऊपर से, मंदिरों के ऊपर से, ईश्वर के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है वैसे वैसे आज की युवा पीढ़ी जो है वो अनैतिक होती जा रही है, और अनैतिक पीढ़ी के हाथ में पत्थर आ गया है, या अनैतिक पीढ़ी जो है वो अपने माता पिता को पीड़ित कर रही है, समाज के लोगों को पीड़ा पहुंचा रही है, और अपने समाज के चारों ओर इस प्रकार की एक जहरीला वातावरण पैदा हो गया है कि यहाँ लोगों का जीवन जीना जो है वो कठिन हो गया है, दुश्वार हो गया है, और ये सब धर्महीनता का प्रचार प्रसार करने की वजह से हो रहा है। आदिवासी क्षेत्र में आज ईसाईकरण भी जबरदस्त हो रहा है। ईसाईकरण इसलिए हो रहा है कि कुछ सिरफिरे लोग केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आदिवासियों के लिए बोल रहे हैं कि आदिवासी धर्महीन है, आदिवासी धर्मपूर्वी है, और आदिवासी की जो सनातन आस्थाएं हैं उन सनातन आस्थाओं के प्रति आदिवासी युवाओं के मन में अविश्वास पैदा कर रहे हैं। और जब भी किसी धार्मिक व्यक्ति के मन में अपने खुद के धर्म के प्रति अविश्वास होता है तो दूसरे धर्म वाले को धर्मांतरण करने में सुविधा हो जाती है। आदिवासी को धर्महीन कहना, आदिवासी को धर्मपूर्वी कहना, आदिवासी क्षेत्र में ईसाईकरण के लिए आदिवासी को तैयार करने की एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, और ये सब लोगों को दिख रहा है, समझ रहा है, और अब आदिवासी समाज जो है वो धीरे धीरे जागरूक होकर के इन सारी बातों को समझ रहा है। और आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अब आपका क्या प्रयास रहेगा? आदिवासी समाज में संत हुए हैं, कई सारे महात्मा हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो प्राचीन संत हुए हैं, संत मावजी महाराज जो गणेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, मावजी महाराज ने आदिवासी क्षेत्र में जितने भी आदिवासी या गैर आदिवासी हैं सबके भीतर कृष्ण भक्ति की, सनातन भक्ति, सनातन धर्म की अलग जगह थी। और उन्होंने जो भजन दिया था आदिवासियों को वो भजन था जामुखंड जुमलो जागे महाराज। ये समस्त भारतवर्ष जो है वो जामुखंड के नाम से जाना जाता है,
और जामुखंड क्षेत्र में जो आदिवासियों का आध्यात्मिक जो आदिवासियों की शक्तियां हैं, आदिवासियों की भक्ति परंपरा है प्राचीन, उस भक्ति परंपरा को जागरूक करने का प्रयास हमारे यहाँ पर संत मावजी ने किया। इसके बाद में हमारे यहाँ पर संत गोविंदगर महाराज ने किया, संत सुरमाल महाराज ने किया। इन सब ने मिलकर के सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का प्रयास किया और निश्चित रूप से आने वाले समय में जामुखंड के नाम से इस क्षेत्र में भक्ति, धर्म और अध्यात्म की ऐसी क्रांति आएगी कि उस भक्ति, धर्म और अध्यात्म की क्रांति में ये सारे पत्थरबाज और जो अनैतिक गतिविधियां इस क्षेत्र में शुरू हुई है, ये सब खत्म हो जाएगी। क्या 4 राज्यों को तोड़कर नए राज्य की गठन की बात कहकर युवाओं को अपने साथ में लिया जाने का बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है, क्या ये संभव है? ये केवल शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। संविधान में अभी तक तो ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है कि किन्हीं 3 राज्यों को तोड़ करके कोई एक राज्य बनाया गया। दूसरी चीज ये है कि संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भविष्य में जाति आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनेंगे। और ये लोग भील प्रदेश की बात कर रहे हैं। भील जाति सूचक शब्द है, तो भील के नाम से संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अलग प्रदेश बने। हाँ, जामुखंड क्योंकि क्षेत्र सूचक शब्द है और जामुखंड जो है उस क्षेत्र का आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही चाहते हैं। इस वजह से भविष्य में अगर इस क्षेत्र के सर्व समाज और सारे लोग मिल करके अलग राज्य के लिए संघर्ष करते हैं तो जामुखंड के रूप में एक अलग राज्य जो है वो बन सकता है। लेकिन वह भी तब बनेगा जब तीनों ही राज्य के जो सर्व समाज है वो सर्व समाज मिल करके सहमति देंगे कि हम पृथक राज्य चाहते हैं और तीनों ही राज्यों में से ये क्षेत्र जो है वो टूटेगा, तब जाकर के ये स्टेट जो है बनेगा। जहाँ तक भील प्रदेश अभी जो लोग चला रहे हैं ये शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने तो ठेठ महाराष्ट्र के नासिक तक भील प्रदेश बना रहे हैं, इधर से बाड़मेर तक भील प्रदेश बता रहे हैं, इधर से ये मिड़ाओं तक भील प्रदेश को ले जा रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि सारे देश के लोग जो है वो भील प्रदेश के साथ जुड़े, जबकि सरकार की ये पॉलिसी है, संविधान में ये व्यवस्था है कि छोटे राज्य बने, कम जिलों के राज्य बने, ताकि प्रशासन जो है वो सारी योजनाओं की मॉनिटरिंग अच्छे से कर सके और सारी योजनाओं का लाभ जो है वो आम व्यक्ति तक पहुंच सके। कोई भी स्टेट 20-25 जिलों से बड़ा नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए। राजस्थान अभी पूरे देश में सबसे बड़ा स्टेट है, तो राजस्थान का विभाजन अवश्य हो सकता है। लेकिन हमने जो जामुखंड की परिकल्पना की है, 2011 से हम लोग जामुखंड का अभियान चला रहे हैं, तो 2011 में हमने जो परिकल्पना की इस क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने मिल करके, वो हमारा जामुखंड जो है वो 21 जिलों का है और हम 21 जिलों से बाहर निकल करके और हम किसी स्टेट की परिकल्पना या लोगों को बरगलाने का या बहला फुसला करके केवल राजनीति करने का काम हम नहीं करेंगे। फिलहाल के जो उपचुनाव हैं उसमें क्या आप भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार के प्रचार में आप हिस्सा ले रहे हैं? ऐसा है कि जब मुझे ये पता लग गया कि मूलतः जिन लोगों के हाथ में भारत आदिवासी पार्टी आज है वे गलत हैं, आदिवासियों के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, भील युवा शिक्षित बेरोजगारों को केवल सपने दिखा रहे हैं और सपनों को हकीकत में लाने की इनके पास में न तो कोई प्लानिंग है, न कोई योजना है, न ही जो सरकारें हमारे यहाँ के भील आदिवासी युवाओं की इच्छाओं को, उनकी संवैधानिक मांगों को पूरी कर सकती है। ऐसी सरकारों के साथ इनके कोई तालमेल नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो फिर आदिवासी युवाओं को हम किस तरीके से इनकी पार्टी को समर्थन करवा करके और ये कहें कि हम तुमको तुम्हारे संवैधानिक अधिकार दिलवाएंगे। इसलिए हम भारत आदिवासी पार्टी के साथ में नहीं हैं और हम लोग जो है वो हमारा स्वतंत्र आरक्षण मंच लेकर के चल रहे हैं और हमारा आरक्षण मंच जो है भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी न तो राजनीतिक पार्टी बनाएगा, ये केवल एक सामाजिक संगठन बना हुआ रहेगा और इस नाम से कोई राजनीति नहीं होगी। लोग राजनीति करना चाहें तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ राजनीति करनी चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो क्षेत्र के विकास में कहीं न कहीं बाधक बनती है। बेरोजगारी को लेकर कोई ऐसा प्लान क्या भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बेरोजगारी हटाने को लेकर ऐसी कोई मुहिम चलाई गई या ऐसा कोई विकास का काम किया गया अब तक के करीब 6 साल के अंदर? ऐसा है कि हमने 2018 में बीटीपी आदिवासी परिवार जब में थे, हम बीटीपी लाए, बीटीपी से राजकुमार जी, राम प्रसाद जी दोनों विधायक बने। उस समय भी हम लोगों ने समाज को बड़े बड़े सपने दिखाए थे
कि हम आपको आरक्षण भी दिलवा देंगे, नौकरियों की संख्या में वृद्धि कर देंगे, अलग राज्य पे भी हम लोग काम करेंगे। और हमने बड़े बड़े आदर्श भी लोगों के सामने रखे थे, लेकिन 5 वर्ष तक सरकार जो है वो कांग्रेस की दोनों विधायकों की वजह से ही चली। लेकिन उस दौरान भी इन्होंने आदिवासी समाज की मांगों पर गंभीरतापूर्वक न तो कोई चिंतन किया, न कोई विचार किया, और न ही आदिवासी समाज को अलग से किसी भी प्रकार से सरकार के बजट में एक भी रुपया सैंक्शन करवा करके इन्होंने दिया। हाँ, हमने ये जरूर देखा कि जिन विधायकों को हम बिल्कुल टापरे से, झोपड़ी से निकाल करके लाए थे, जिनके घर में मोटरसाइकिल भी नहीं थी, ऐसी अवस्था में निकाल करके लाए थे, आज उनके पास में करोड़ों के बंगले हमें देखने को मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, 100-200 बीघा ज़मीनें हो गई है, लाखों के प्लॉट चारों ओर हमें दोनों विधायकों के जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे 2 विधायकों का विकास तो अवश्य हुआ है, लेकिन भीलों का आदिवासियों का विकास हुआ हो ऐसा मुझे महसूस हुआ नहीं, और इसी वजह से मेरा मोह भंग हुआ और मैंने इनके साथ रहना उचित नहीं समझा। क्या सर, सरकार अल्पमत में थी तो भारत आदिवासी पार्टी हो या बीटीपी हो, उसके बैनर तले क्या आदिवासी समाज की सारी मांगे क्या दोनों विधायक पूरी नहीं करा सकते थे? निश्चित रूप से पूरी करा सकते थे, लेकिन हमने समाज की तरफ से दोनों विधायकों पे काफ़ी दबाव बनाने का हमने प्रयत्न किया। हमने आदिवासी परिवार के अभी जो सर्वेसरा बने हुए, जिनको लोग मसीहा कह करके मानते हैं, मेरे साथी हैं भवरलाल परमार, तो उनसे कई बार कहा कि भी अपने दोनों विधायकों को कहा जाए कि अगर ये प्रत्येक आरक्षण की मांग नहीं करते हैं और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं दिलवाते हैं तो ले लो समर्थन वापस, गिराओ कांग्रेस की सरकार। लेकिन ये तीनों मेरे ख्याल से मिले हुए थे और इनको किसी और प्रकार के लोग लालच में कांग्रेस वालों ने बांध रखा था। इस वजह से उन्होंने जो है वो न तो प्रत्येक आरक्षण की बात की और न ही इन्होंने जो जनसंख्या अनुपात में आरक्षण की बात की। 5 साल निकल गए और समाज जो है वो ठगा का ठगा रह गया, समाज को कुछ भी नहीं। सर, काकरे डोंगरी उपद्रव कांड में आज भी कई बच्चे जिनको चरित्र प्रमाण पत्र नौकरियों में आज भी नहीं मिल रहा है, ये वर्तमान की स्थितियां हैं। क्या इस पे आज तक हर बार शायद जिले में 7 दिन में एक बार आंदोलन होता है, उसी मुकदमों को हटाने को लेकर इस मुद्दे पर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा है कि कांग्रेस सरकार ने, मैं आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब की प्रशंसा करना चाहूँगा और उन्हें मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने आदिवासी युवाओं के भविष्य को देखते हुए हमारे साथ में ये वादा किया था कि ये मुकदमे जो है वो मैं हर हालत में वापस लिवा लूँगा और किसी भी शिक्षित बेरोजगार युवा को मैं गलत फंसने नहीं दूंगा। और उन्होंने आज सारे ही मुकदमे उनकी सरकार जाने से पहले वापस ले लिए थे और कोई भी मुकदमा जो है वो पेंडिंग नहीं है, किसी प्रकार की गिरफ्तारी पेंडिंग नहीं है। और कांग्रेस ने केवल एक ये काम जो है बहुत अच्छा किया, लेकिन इस काम में भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि दोनों विधायकों का कोई रोल नहीं रहा। हमारा सामाजिक संगठन जो आदिवासी परिवार का था उसकी तरफ से मैं, कांति भाई और वर्तमान में जो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहन भाई रौत, इन तीनों ने मिल करके और अशोक जी गहलोत साहब से बात की और उन्होंने दया दिखाते हुए सारे मुकदमे जो है वो वापस लिए। सर, आदिवासी परिवार में हम देखते हैं पुराने सम्मेलनों में जहाँ पे भीलों के अलावा किसी की एंट्री नहीं थी। अब अपन देखते हैं जब से बीएपी आई है तो पूर्वी राजस्थान के मीणाओं की भी इसमें एंट्री हो गई है, जबकि आदिवासी परिवार मूलतः भीलों के हक अधिकार दिलाने के लिए बनाया गया था। तो अब पूर्वी राजस्थान के जो मीणाओं की एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं आदिवासी परिवार का राजनीतिक उपयोग नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है सर? ऐसा है कि आज की तारीख में आदिवासी परिवार को तो भी भारत आदिवासी पार्टी शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, ये समाज का संगठन रह नहीं गया। शुरुआत हुई थी केवल आदिवासी क्षेत्र हमारा, ये जो 6 जिले राजस्थान के, इसके बाद में सीमावर्ती गुजरात के 6 जिले और सीमावर्ती मध्य प्रदेश के 6 जिले, इन 18 जिलों में ही काम करना और 18 जिलों का ही भील प्रदेश बनाना, ये परिकल्पना की गई थी और यही सपने हमने लोगों को दिखाए थे। और इस क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए हम 20 साल बाद सोचेंगे, जब हमारा भील प्रदेश बनेगा इसके बाद में हम सोचेंगे कि हमें बाहर निकलना नहीं निकलना। लेकिन जैसे ही हमारे जो आज की तारीख में आदिवासी परिवार और भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक करके बैठे हुए जो हमारे 2 बड़े नेता हैं, सामाजिक हैं, एक भवरलाल जी परमार और राजकुमार जी रौत,
पता नहीं उनकी क्या सोच बनी क्या नहीं बनी कि आज ये पूरे देश में पार्टी को लेके घूम रहे हैं और आदिवासी के भीलों के जो मुद्दे हैं वो तो एक तरफ ही उन्होंने रख दिए हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया है कि कोटे में कोटा आरक्षण दिया जा सकता है में, उसमें से पिछले 10 वर्षों से हमारा भील समुदाय इस टीएसपी एरिया का 6.5% आरक्षण मांग रहा है। ये वादा जो किया था इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी वालों ने 6.5% दिलाने का, ये सुनहरा अवसर है। एक योग बना है कि टीएसपी के बिलों को 6.5% आरक्षण मिल सकता है, लेकिन इसका भी मीणा की 8 सीटें पाने के लिए राजकुमार रोत, भवरलाल परमार और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत विरोध कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आदिवासियों को बांटेगा, आदिवासियों को विभाजित करेगा, आदिवासियों में फूट डालेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि फूट डालने जैसा कुछ भी नहीं है। भाई 12% जो पूरे राजस्थान के एसटी का आरक्षण है, 75 वर्ष तक केवल मीणाओं ने ही उसका लाभ लिया, जो हमारे बड़े भाई है। उन मीणाओं के लिए हम केवल ये चाह रहे हैं कि भाई आपकी जनसंख्या 4% है 12 में से, आप अपना 4% ले लो। हम उनका 4% छीनना थोड़ी चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपके छोटे भाई भील हैं जो विकास में पिछड़ गए हैं, उनको भी राज्य सेवाओं में बराबर की भागीदारी मिले। इसके लिए आप अपना 4% आप लो और 8% जो है वो भीलों को आप दो, ताकि भीलों की भागीदारी सरकार में हो सके। तो ये कोई गलत नहीं है। आप एक प्रोफेसर हैं और पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं, इसके बाद भी आपको नजरअंदाज करने के पीछे इनकी क्या मंशा है? ऐसा है कि मास्टर भवरलाल परमार जो आदिवासी परिवार चला रहे हैं और बैग में भारत आदिवासी पार्टी के सर्वेसर्वा बने हुए हैं, और हमारे जो सांसद महोदय हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, उनसे ज़्यादा समाज को कंट्रोल करने वाला, समाज को अच्छे विचार देने वाला और सक्षम व्यक्ति जो है उनके संगठन के साथ जुड़ा हुआ रहे। उनको हमेशा ये डर रहता है कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास में रहेगा तो हो सकता है हमारा संगठन के लोग उनके पीछे चलना चालू कर देंगे। इस वजह से उन्होंने एक एक करके जितने भी बुद्धिजीवी थे, जितने भी सक्षम लोग थे, जितने समर्पित लोग थे, जितने निस्वार्थी लोग थे, उन सबको किनारे कर दिया, केवल मुझे ही नहीं किया। और आज बिल्कुल स्वार्थी लोगों की टीम खड़ी करके ये आदिवासी पार्टी चला रहे हैं और आदिवासी समाज को पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। और बहुत जल्द ही ये आदिवासी समाज के सामने बेनकाब होंगे। और मेरा ये मानना है कि 2028 आते आते इनकी स्थिति यहाँ पर बसपा और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसी हो जाएगी। इनको आदिवासी अब पहचान चुका है और आदिवासी जो है वो धीरे धीरे इनसे दूर हो। सर, पूर्व की कांग्रेस सरकार में भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के दोनों विधायकों पर 25-25 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगे थे। उस समय आप भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ ही थे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं। मैंने भी अखबारों में उस समय पढ़ा था, मालवीय जी का स्टेटमेंट था। इसके बाद में 84 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस में उस समय नेता थे, आज बीजेपी में है, बरजोड़। उनका स्टेटमेंट भी था कि भाई बीटीपी के विधायकों ने कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए 25-25 करोड़ रुपया लिया। उसके कोई साक्ष्य तो मेरे पास में है नहीं। और उस समय तो मुझे भी ये सारी चीज़ें गलत लगी थी, लेकिन जिस तरीके से अभी दोनों विधायकों के पास में जो चल अचल संपत्ति नज़र आ रही है, उनके जो लाखों के प्लॉट हमने देखे हैं। इसके बाद में इनके जयपुर में फ्लैट है, इनके गंगूरपुर में फ्लैट है, इनके सागवाड़ा में फ्लैट है। इसके बाद में इनके पास में जो कृषि भूमियाँ हैं लाखों रुपये की, इन सबको देखते हुए आज ऐसा लगता है कि कुछ सच्चाई तो इसमें जरूर रही होगी। और हमने आदिवासी परिवार में ये तय किया था कि हम जब भी विधायकों का टिकट देंगे तो टिकट देने से पहले एक शपथ पत्र लेंगे कि हमारे विधायक जो हैं वो आय से अधिक संपत्ति ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन आज जिन लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी को हाईजैक किया है, भवरलाल जी परमार और राजकुमार जी, इन्होंने आदिवासी परिवार की उस बात को सिरे से खारिज कर दिया और न ही किसी से टिकट लेते हैं तो कोई इस प्रकार का एफिडेविट ले रहे हैं।
और आय से अधिक संपत्तियां दिख रही है, तो कहीं न कहीं इस बात में कुछ तो सच्चाई होगी। इनसे दूर रहो। धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ 24 एवं न्यूज़ जनशक्ति पर बात की उसके लिए। आपके न्यूज़ 24 और जनशक्ति न्यूज़ दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को मेरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। भविष्य में भी आप जब कभी भी बात करना चाहेंगे करते रहेंगे।